बहुत सारे कामों के लिए करेज चाहिए, करेज। ठीक है, एक होता है कॉन्फिडेंट, एक लेवल आगे है करेज। कॉन्फिडेंस बोलते हैं खड़े हो गए, करेज बोलते हैं दुश्मन को जाके मार दिया। करेज समझ रहे हो? करेज बहुत हाई लेवल की चीज है। करेज वो कर सकता है जो डिसीजन लेकर के नई एक्शन ले सकता है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ नया करता है। तो आप में से कितने को लगता है कि जो कॉन्फिडेंस मेरे पास होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको कैसे इंप्रूव किया जाए? या आपको है तो मैं पूछूंगा आगे कि कैसे है। तो आप में से कोई बताइए। हाँ बताओ, कॉन्फिडेंस आपका भीलो है या ठीक है? क्या मामला है आपका कॉन्फिडेंस को लेकर के? सर अभी तक लगता था कि है। हाँ, मतलब कल मैंने पढ़ाया था वहां पे तो लग रहा था कि है। अब आज आप बैठे हुए थे तो लग रहा था कि कम है। वाह, बहुत हरने इफेक्ट आ गया ना कि तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे रिलेटिव हो गया, थोड़ा यस सर, सिचुएशन बेस्ड हो गया। बड़ा खतरनाक है मामला। कॉन्फिडेंस रिलेटिव है। एक्चुअली क्या है, ये इमेज का गेम है। मैंने सबसे पहले आपको कहा आने में अपनी इमेज को हाई रखो, इमेज का गेम है। जब आपने अपने मन में शाहरुख खान को बैठा रखा है, अब बड़ी बड़ी तस्वीर उसकी दिख रही है अमिताभ बच्चन की, जैसे मैं बोलता हूँ अमिताभ बच्चन तो आपको दिख रहा है ना कौन बने करोड़पति, और जैसे मैं बोलता हूँ आप अपने आप को देखो तो वो कहीं नहीं दिखता है। जितना भी मॉडर्न क्लासेस है उसमें पीपीटी के साथ असल चीज है, आप देखो इतने सेमिनार हो रहे, वर्कशॉप हो रहे, सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें डिस्कशन का पार्ट। डिस्कशन में आपके क्वेश्चन आंसर का पूरा मतलब सॉल्यूशन हो जाता है, एक एक बात क्लियर हो जाती है, ये सारी चीजें। तो आप सबको कैसा लगा? एक बार खड़े आप लोग खड़े होकर के ताली बजाइए, क्योंकि आप सब लग रहा है कि बहुत मजा आ रहा है, तो मजे में थोड़ा औंधा जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बैठ जाइए। अब हम सब लोग जाग चुके हैं, ठीक है? तो अब आप लोग मैं सोचता हूं कि सवालों से अगर शुरू करें तो बेहतर होगा, अगर आप सवाल करें। और एक बात और है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये स्लाइड, ये कंटेंट, सब चीज अवेलेबल है, और हमने तो ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया, देखा है ना आप लोगों ने? आप वेबसाइट पे जाकर के देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन आंसर के साथ सारी चीजें हैं ये, विद क्वेश्चन आंसर, और जो एग्जाम में आएंगे वो सब है, प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर, उसको आप करें, अभी से तैयारी कीजिए, वो अपनी जगह पे है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी जगह पर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ में इससे अलग कुछ और भी, क्योंकि आप लोगों को हाँ ये भी बताएंगे, रिसर्च पेपर भी आपको लिखना है, कैसे लिखना है थोड़ा उस पर भी बात कर लेंगे। तो ये बात तो करीब करीब हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। इसमें कुछ ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आई हो, क्योंकि फैब्रिकेशन कितने कितने तरह के होते हैं, प्लेजरिज्म हम लोगों ने देखा कैसे कैसे, और कितनी संभावनाएं हो सकती है चोरी की, और जब सब चोर हो जाता है तो हम चोरी के डिफिनेशन को ही चेंज कर देते ये मैं कहता हूं ठीक है, क्योंकि तब मैं थोड़ा अलग नजरिए से चोरी को देखता हूं। तो मेरा मानना है ओरिजिनलिटी इज ए मिथ। ये किसका मानना है? ये थ्योरी नहीं है, कोई इसको थ्योरी ना मान ले, ये ओपिनियन है। क्या है? मेरी ओपिनियन फैक्ट हो भी सकती है और नहीं, पर मेरा मानना है ओरिजिनलिटी इज ए मिथ। जो हीरो हो जाता है उसकी बात ओरिजिनल हो जाती है दुनिया में। अगर मेरी बात से थोड़ा भी आप सहमत हैं, अगर आपको सही लगता है
आपको लगता है ये बात सही है? जो हीरो हो जाता है ना, वो उसकी एक लाइन भी उसकी ओरिजिनल होती है, जबकि उससे पहले 100 साल पहले किसी ने कहा है, पर लोग उसके नाम से नहीं बोलते महात्मा बुद्ध के, बोलते संतोष वर्मा ने कहा है, बोलते हैं ना। तो पर्सनैलिटी इज अ मिथ, बात सही है कि नहीं? तो मैंने ये थ्योरी बनाई है अपने लिए। इससे हमको फायदा क्या होता है? मुझे मतलब थोड़ा ये एथिकल अनएथिकल के चक्कर से हम ऊपर उठ जाते हैं। मेरा मानना है जो अच्छा है ले लो। क्या है? जो अच्छी चीज है सोसाइटी की, वो उससे ले लो, किसी से भी। और जो बुरी चीज है वो मत लो। अगर इन्होंने कुछ चीज अच्छी लिखी, हाँ क्रेडिट देना है दे दो, कोई जितना पॉसिबल है आप दे दो, सामने है। अब आप ये बताओ, आप उसकी चीज चोरी कर रहे हो जो है ही नहीं सामने। प्रेडेटरी जर्नल्स की कौन कौन से हो सकते हैं सर? कौन कौन से हैं? प्रेडेटरी जर्नल्स वो सारे जर्नल्स हैं जो पैसे लेकर के, और देखिए मैं बहुत ही फैक्चुअल बात करता हूँ, किसी को बुरा लग जाएगा, सभी वही है, 99% वही चल रहे हैं, और आप जिसमें छपाइएगा वो भी लगभग वही होगा। ठीक है, क्योंकि एक चीज बताओ, जब 99% केस में वही हो रहा है तो संभावनाएं, जनरलाइजेशन पे बात होगी या एक्सेप्शन पे? एक्सेप्शन 1% है। तो हम जो लॉ बनाते हैं वो एक्सेप्शन पे बनाते हैं या जनरलाइजेशन पे बनाते हैं? तो यकीनन आपको जो पब्लिशर मिलने वाला है वो भी प्रीडेटरी जर्नल मिलने वाला है, क्योंकि सभी वही है। अगर कोई आपसे पूछे कि कोई कहे कि भाई नेता ईमानदार होते हैं, इस लाइन में कितनी सच्चाई है तो कितना % बताओगे? कोई बोले 4 लाइन, नेता ईमानदार होते हैं, टीचर ईमानदार होते हैं, डॉक्टर ईमानदार होते हैं, इंजीनियर ईमानदार होते हैं, इनमें से कौन गलत है? उत्तर बताइए। सॉरी। तो ठीक है, पर एक को चुनना है ना, ऑब्जेक्टिव है ना, एक को चुनना है, तो क्लियर है ना? तो उसी तरह प्रीडेटरी जर्नल सभी हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो, हम उस पर बात करते हैं। सॉल्यूशन उसका ये है कि आप करें वो काम, कोई आप में से कोई ग्रुप बना ले पब्लिकेशन का, कोई ये जबरदस्ती थोड़ी है। एडिटर्स तो ऑनेस्ट हो सकते हैं, ऑथर ऑनेस्ट हो सकते हैं, पब्लिकेशन का एक ग्रुप बना लीजिए और आप प्रोक्लेम कीजिए हमारा काम ओरिजिनल होता है। हम सिर्फ क्या करें कि जो एक्सपेंसेस हैं बेसिक, उस पे हम काम करते हैं, और आपको बहुत जगह से, गवर्नमेंट से बहुत जगह से प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, आप ऐसा शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कल बात किया था, जब पूरी जमीन फर्टाइल नहीं हो, क्या कहते हैं कि सारा रेगिस्तान ही रेगिस्तान में जा रहा है, तो ऐसे में जमीन को फर्टाइल कैसे बनाया जाए? तुम बताओ कैसे बनाया जाएगा? सारी जमीन रेगिस्तान नजर आ रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं यहाँ पे प्लांट उगे, एकदम बढ़िया सा सब्जी हो, कैसे किया जा सकता है? जैसे कि रेगिस्तान, राजस्थान में रेगिस्तान है, तो वहाँ पहले इतनी इजीली खेती नहीं होती थी, फिर इंदिरा गांधी कैनाल आया तो पानी लगा तो खेती होने लगी। तो हाँ, मतलब संभावनाएं हैं। बहुत बेहतरीन जवाब, अरे ताली बजा दीजिए इनके लिए, बहुत बेहतरीन जवाब। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल, क्योंकि इसका मतलब है कि संभावनाएं हैं। जब रेगिस्तान में जब कोई प्लांट हो सकता है, साग सब्जी हो सकता है, तो प्रीडेटरी जर्नल को हम रिप्लेस कर सकते हैं। संभावनाएं किसी भी चीज की, ऐसा नहीं है कि असंभव है, हम कर सकते हैं। तो और मैं आपको जो टॉप मोस्ट 5-7 जर्नल्स हैं भारत के सोशल साइंस में जो हैं, एकदम ऑथेंटिक की बात कर रहा हूँ, जो टॉप 5-7 हैं, तो उसका नाम लिख करके मैं आपको भेज दूंगा, आप सबको ग्रुप में उस जर्नल पे आप
लिख सकते हैं। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में आपका लक्ष्य क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जर्नल के ही चक्कर में फंसे रह जाएं। तो बात तो वहाँ भाई आती है ना, एक बंदा तो निकल गया, एसोसिएट प्रोफेसर बन गया 20 छपवा के, आप लगे रहो, लेकिन पूरी दुनिया बेवकूफ़ जानती है, तो कहोगे जानो है तो जानो भाई। तो फिर मैं अपने आप को भी उसमें काउंट करता हूँ, तो मैं आई कंसीडर माई सेल्फ, तो मैं अकेला खड़ा रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जानो मैं अकेले ही हैंडल करूँगा, आई एम रेडी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन नहीं तो दिक्कत आती है। तो मैं दोनों पार्ट को एक साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि समीक्षा भी ज़रूरी है, कि हम ऐसा नहीं कि अंधकार में ही रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमें बैलेंस लेके चलना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? आप सब बताइए, क्या मतलब कैसे करें हम? आप सोल्यूशन दीजिए ना। इसका सोल्यूशन सिर्फ हमारे माइंड से निकल सकता है, यहाँ खजाना है अभी, इससे निकालिए। आपको क्या लगता है, जब आपने ये जवाब दिया कि डिजर्ट में कुछ भी प्लांट हो सकता है, तो उसके लिए कितनी मेहनत की होगी? तो वो भी हो सकता है, पर इस मेहनत में कहीं हम ना गुम हो जाए, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या, डिजर्ट को खत्म करना था। आपका लक्ष्य क्या है? पौधे उगाना। आप अपने पौधे उगाना चाह रहे हैं ना, सिर्फ हम पूरे डिजर्ट को तो खत्म करना ना चाह। क्या बोलिए? ठीक है। हाँ सर, जैसे आपने बोला बैलेंस, सही बात है, क्योंकि अभी जैसे ज़माना चल रहा है उस हिसाब से आपको दोनों के लिए रेडी होना चाहिए कि आपको मेहनत भी आ रही है, बट साथ साथ जैसा सिस्टम चल रहा है उसमें अडेप्ट भी होना जरूरी। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, वरना तुम विद्रोही हो जाओगे। तुम बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों मार दिए जाते हैं? क्योंकि भाई मेडिकल साइंस में फैब्रिकेशन चलता है, ठीक है, क्योंकि हमें संतुलन करके चलना है। और मैं इसी मिड रेंज थ्योरी को लेकर के चलने वाला व्यक्ति हूँ। थोड़ा अपग्रेड करो, थोड़ा इसमें भी अपग्रेडेशन है। 90% लोग कर क्या रहे हैं, वो उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। आप उस पैटर्न पे नहीं चलो, कुछ अच्छा भी करो और कुछ पैटर्न को भी फॉलो कर लो। जैसे मान लो आपको 5 रिसर्च पेपर लिखना है, कुछ देख लो, जो भी जैसे मिलता है, कुछ अच्छा भी ट्राई करो, एडजस्ट करो, बैलेंसिंग करो। ये हुआ प्रैक्टिकल बात। और मालूम है कि हम लगे हुए हैं और आपने उतना सारा काम किया, सब रिजेक्ट कर दिया, और काम किया ओरिजिनल और डुप्लीकेट वाले आगे निकल गए। सारे वही हैं, बड़े बड़े टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वाइस चांसलर बन जा रहे हैं पैसे दे के, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे जा रहे हैं, ओपनली चल रहा है, इतना करोड़, ये सारी चीजें हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को हतोत्साहित नहीं करना है कि नहीं भाई चलो सब चीज तो अब पैसे पे ही होता है, अब क्यों इंटरव्यू देने जाएं। अब बात यहाँ की आती, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनना कैसे, ये भी तो एक मतलब बेहतरीन सवाल है। आप लोगों का सवाल है कि नहीं? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का तो सवाल है, वो कैसे बनेंगे? असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनेंगे बताइए? एक तो प्रॉपर प्रोसेस होती है, जैसे जो एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं, अगर हम ठीक है, उसमें जाएं, ठीक है, बताइए। हाँ, तो उससे हो सकता है सर, उससे भी हो सकता है। और सर जैसे जो जो अदर ऑप्शंस हैं, जो अनएथिकल जो प्रोसेसेस चल रही है, वो भी ऑब्वियसली हो रही हैं ओपनली। हाँ, तो उनके थ्रू भी लोग होते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तो हम यहाँ पे अनएथिकल प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि आपने अपने बारे में क्या क्या सोचा है, कैसे बनेंगे। सर पहले आपको लगता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में या 10 साल में? कितना आपने कितना सोचा है? सर अप्रॉक्स मतलब अगर हम ट्रैक पे नॉर्मली चलें तो पहले हमारी पीएचडी हो रही है। हाँ, तो अगर इफ वी आर लकी एंड हमने कोई एग्जाम क्रॉस मतलब क्लियर कर लिया, तो उसके बाद भी हम अभी बन सकते हैं। या फिर अगर नहीं भी हो रहा है तो पहले पूरी पीएचडी कंप्लीट करें, फिर उसके बाद जो भी हमारा पब्लिकेशंस वगैरह मतलब वो सब किया जाए। तो प्रोसेस क्या है, कैसे बन सकते, मतलब बुलाने आएंगे लोग कि चलिए बन जाइए? नहीं सर, वो तो कुछ तो होगा ना, प्रोसेस बताइए ना, कैसे बन सकेंगे? वैकेंसी आएगी, कहाँ की आएगी?
कहाँ कहाँ आप अप्लाई करेंगे, सोचा है आपने? कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में बस? नहीं सर, वो तो ऑल इंडिया जो भी रहती है अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। ऑल इंडिया कहाँ कहाँ भरना है? क्योंकि अगर तुम एक खोल से बाहर नहीं निकले ना, एक कुएं से, तो तुम्हें नौकरी नहीं हो रही, ये जान लो। नेट जो है ना क्राउड हो चुकी है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। दुनिया में इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने बाहर निकला, वो चाहे यूरोप के है, कहीं पे भी है, उन लोगों ने दुनिया को खोजा, वो बहुत आगे बढ़। और आज भी जो सबसे ज्यादा माइग्रेट कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने आज भारत में सबसे ज्यादा माइग्रेट करने वाले लोग बिहारी रहे हैं हमेशा। सबसे ज्यादा IAS PCS करने वाले लोग बिहारी हुए। इवन मजदूर भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वो स्किल्ड है। वो भी मजदूर बहुत हाई क्वालिटी के मिलेंगे आपको। तो जब तक तुम माइग्रेट नहीं करोगे, तुम कैसे समझोगे कि तुम्हारी क्वालिटी सामने वाले की क्वालिटी कैसी है? हम तो अपने को ही बहुत अच्छा समझ रहे थे कि बहुत अच्छे हैं, और तब पता चला कि अभी तो एक से एक दिग्गज है। जब मैं गया इंटरव्यू देने तो मुझे लगा तो मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, तो फिर हम और फेयरलेस हो गए। क्योंकि डर तो तब होता है ना जब हम कंपटीशन में होते हैं, और मैं कभी अपने आप को कंपटीशन में रखता ही नहीं हूँ, इसलिए मेरा स्टाइल ही चेंज हो गया, क्योंकि मैं डिफरेंट समझता हूँ अपने आप को। आई मेक माई सेल्फ डिफरेंट। डिफरेंट मेक्स यू डिफरेंट। डिफरेंट और डिफरेंस में क्या फर्क है? डिफरेंट करोगे तो डिफरेंस पैदा होगा। तो सबसे अलग करने की कोशिश कीजिए, और सबसे अलग यही है कि सब लोग अपने राज्य में नौकरी चाह रहे हैं, और राज्य में इतनी नौकरी होगी तभी तो मिलेगी, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन आपने वो बात कही। और स्मार्ट बॉय, विल यू टेल समथिंग? आप बोलते नहीं है, आप बताइए, आपको कितने दिनों में नौकरी की आवश्यकता है असिस्टेंट प्रोफेसर की? हम लोगों ने तो एथिक्स की बात कर ली सर। फिलहाल तो PhD अच्छे से करने की कोशिश। PhD कर ले, PhD पे फोकस है आपका। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। ये बड़े स्कॉलर हैं, इनके लिए भी अरे ताली तो बजनी चाहिए। बहुत बेहतरीन। और क्या क्या तमन्ना है आपका? कांश सर, अच्छे जर्नल्स में आर्टिकल्स पब्लिश हो, रिसर्च पेपर पब्लिश हो, और फिर आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। लेकिन वक्त के साथ चलना है, जो अभी बात हुई है, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है भाई कि थोड़ा मैं, क्योंकि हमारा इमोशनली टच है तुम सबसे, और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि थोड़ा सा हमें अपग्रेडेड, यानी अपग्रेड योरसेल्फ, जिंदगी में आगे निकल जाओगे। और इसके बाद क्या होता है, जब अपग्रेड नहीं करते हो तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? किस्मत। इसका अगला प्रोसेस है, मेरी किस्मत में नहीं था, मेरी किस्मत में था ये जो मैं कर रहा हूं। क्योंकि वी क्रिएट द लक। लक कैसे क्रिएट होता है, ये थोड़ा सा अच्छी चीज है। आप बताइए, इस सवाल का जवाब कौन देगा? लक कैसे क्रिएट होता है? प्लीज टेल मी स्मार्ट बॉय। आपका क्या मानना है, लक पहले से है या आप क्रिएट कर सकते हो? पहले से भी है सर, और क्रिएट भी कर सकते। क्रिएट कैसे करेंगे? थोड़ा खड़े होकर बोल दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ हार्ड वर्क करके, कुछ स्मार्ट वर्क करके। क्या बात है, बहुत ही कंक्लूजन में आंसर बोला है इसमें। वाह, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्योंकि आपने बिल्कुल ही कॉन्साइज आंसर दिया है। कुछ स्मार्ट वर्क करके, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करके कुछ नहीं होना है। स्मार्ट वर्क करके और हार्ड वर्क करके, उसी में। हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, हम सबको टाइम का रोना होता है, और आप लकी हैं कि अभी आपके पास 2-3 साल है कॉलेज लाइफ, क्योंकि ये आखिरी पड़ाव है आपकी ज़िंदगी का, और इसमें बहुत कुछ बदलने वाला है। आप मतलब ये सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट होता है जब आप कॉलेज लाइफ में होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा जब आप मैच्योर हो, इस टाइम पे।
क्योंकि यहाँ पे आप कॉलेज का पूरा फायदा उठा सकते हो। कॉलेज लाइफ जनरली युवा के लिए एंजॉयमेंट के लिए होती है, समझ रहे हैं? अब मैं इसमें भी ऑप्शन दूंगा तो आप मारेंगे एंजॉयमेंट ही, ठीक है। कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, एंजॉय के लिए, खूब हार्ड में लेबर करते हैं, क्लास करते हैं, सारे एंजॉयमेंट ही मारेंगे, कोई क्लास नहीं करते, कोई हार्ड वर्क नहीं करते। लेकिन इसी एंजॉयमेंट में पता है आपको, जिसने सिर्फ 2 घंटा अपने लाइफ के लिए निकाल दिया वो सक्सेस हो चुका है, और कोई भी सक्सेस अचीव कर चुका है। सिर्फ 2 घंटा हम लोग नहीं निकाल पाए थे टाइम पे, 2-3 घंटा, बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। होता है कि नहीं होता है? ऑनेस्टली बोलिए आप। और आज आप मैच्योर है, आज अपनी जिंदगी पूरी बदल सकते हैं। तो आप में से और किसी का कोई सवाल रिसर्च से या कोई भी कैरियर से रिलेटेड के हाउ टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर? असिस्टेंट प्रोफेसर की स्ट्रेटजी ये है कि आप अप्लाई करते रहिए, आप इंतजार मत कीजिए रिसर्च को कंप्लीट होने का, ठीक है? आप अप्लाई जरूर कीजिएगा, ये हमारा मतलब एडवाइस है आपको, क्योंकि इस चक्कर में कि पूरा करेंगे, अच्छे से करेंगे, अच्छा कभी नहीं होता, अच्छा अभी से शुरू होता है, ठीक है? और आप में से कितने लोग हैं जो परफेक्शन पे बिलीव करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव ऑन परफेक्शन? आप परफेक्शन पे बिलीव करते हैं। और आप में से और लोग गुड पे। परफेक्शन वाले लोग हमें अपना चेहरा दिखाइए, मुझे परफेक्शन वाले अच्छे नहीं लगते हैं, सॉरी। परफेक्शन वाले लोग रुक जाते हैं, आप जैसे हैं अच्छे हैं, समझ रहे हैं? परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ योर कैरियर, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ योर गुडनेस। तुम्हें वो भी नहीं बाहर आने देता है जो तुम हो, और तुम अच्छा के चक्कर में कभी तुम कर ही नहीं पाते हो। हमने कोरोना काल में यूट्यूब चैनल खोला, मेरे बारे में लोग जानते हैं और सभी को पता है, और मैंने यूट्यूब से पढ़ाना शुरू किया। मैं लाइव क्लास लेता हूँ कॉलेज में भी। लाइव क्लास में मैं पढ़ाता हूँ अपना सब्जेक्ट, मैं जीएस पढ़ाता हूँ बच्चों को, सोशियोलॉजी में नेट की तैयारी कराता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, लाइव क्लास में आते हैं। तो उस दौरान बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, गप्पाबाजी करते हैं, धूप लेते हैं, मैं पढ़ाता हूँ। तो ये जो एक्शन है ये रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। और मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, मुझे बोलने नहीं आता था, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। और मेरी ज़बान लड़खड़ाती थी, मुझे बोलने नहीं आता था, लोग मजाक उड़ाते थे, पर मुझे ये वाली बात पता थी, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ गुड। तो मैं जो कर रहा था वो कर रहा था। मुझे आप जानते हो कमेंट में बहुत सारे कमेंट भी आते हैं निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, पर बहुत सारे लोगों की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आता है। जब मैं ये सोचता अब मुझे बोलने आ गया है, वो वक्त कभी नहीं आता। और मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आके विद कॉन्फिडेंस ट्राइपॉड लगा के, मोबाइल में कैमरा लगा के ट्राइपॉड पे, और करना बहुत हिम्मत चाहिए। कितनी हिम्मत चाहिए? मामूली बात है। शादी ब्याह में ना आप फोटो खींचते हो, किसी को बोल दो कि सबकी वीडियो बनाओ, वो कहेगा नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा भैया, समझ रहे बात को? बहुत सारे कामों के लिए करेज चाहिए, करेज, ठीक है? एक होता है कॉन्फिडेंट, एक लेवल आगे है करेज। कॉन्फिडेंस बोलते हैं खड़े हो गए, करेज बोलते हैं दुश्मन को जाके मार दिया। करेज समझ रहे हो? करेज बहुत हाई लेवल की चीज है। करेज वो कर सकता है जो डिसीजन ले करके नई एक्शन ले सकता है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ नया करता है। तो पहले तो कॉन्फिडेंस के लेवल को ब्रेक करना है। कॉन्फिडेंस का मतलब देखो, आपको पता है, आप सब जानते हो कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए कॉन्फिडेंस जो है, एक रिसर्च हुआ था अमेरिका में, तो उसमें ज्यादा मतलब 99% के करीब बताते हैं, 98 या 99% लोगों ने मौत को स्वीकार किया, पब्लिक स्पीकिंग को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि नहीं 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 मैं नहीं बोल सकता पब्लिक के सामने, ठीक है? तो ये है कॉन्फिडेंट, सामने आके पब्लिक के बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये आपको डेवलप करना है, ठीक है? और
बहुत हद तक है आपके अंदर। और एक होता है करेज। करेज में कि खड़े होके जो कोई नहीं किया वो जाके वो कर रहा है, ये है करेज। अब समझ में आ रही करेज क्या है? और करेज जिस दिन आ गया ना, तो करेज के मतलब फॉर नेगेटिव वर्क नहीं, समझ रहे हैं? ज्यादा ठीक है, तो करेज फॉर गुड वर्क। तो बहुत ही मुश्किल होता है कुछ अच्छा काम करने के लिए, और डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। ये बात मैं बार बार आपको डिसीजन की बोल रहा हूँ, क्योंकि आप नेट क्वालिफाई किए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के क्रम में रहें, और होता क्या है कि बहुत लंबी अवधि तक इंतजार किया, 5 साल नहीं हुआ। डिसीजन लें, उस बीच में कुछ ऐसा करें, क्योंकि जिन लोगों ने, हो सकता है कि आप कुछ और काम के लिए बने हो, अपने 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 आप को डिस्कवर ही नहीं किया। कुछ लोग ना IAS PCS की तैयारी में ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, फिर वो डिस्ट्रॉय हो चुके। नहीं, फिर आप डिसीजन लें। आप जो है, वो क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ना जबरदस्ती मत कीजिए। आकर्षण का नियम में हम सोचते हैं जो वही होता है, ये उतना ही सत्य है जितना गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये सत्य है। पर गुरुत्वाकर्षण के नियम में सेब को जबरदस्ती गिराइएगा, भाई पकेगा तो गिरेगा, खाने का मन है तो तोड़ के खा लीजिए, लेकिन वहां गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा है। आप तो खुद गुरुत्वाकर्षण में हैं, तो जितना गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है उतना ही आकर्षण का नियम काम करता है। आप जो सोचते हैं, साइकोलॉजी की थ्योरी है कि जो आप चाहते हैं वही आपको मिलता है। कितने लोग हैं साइकोलॉजी के? आप जो आप चाहते हैं आपको वही दिखता है, जो आप चाहते हैं। आप देखिए इस रूम में लाल कलर कहाँ कहाँ है, एक नजर आप देखिए घूम करके, तो उससे तो आपको सिर्फ लाल ही कलर मिलेगा, बाकी कलर कहाँ गया? इसका जवाब आप दो, बाकी कलर कहाँ गया? सोचा नहीं तो दिखा ही नहीं। सोचा नहीं इसलिए दिखा नहीं। तो दिमाग जो है ना बहुत तेज है, डिलीट कर देता है। गौतम बुद्ध भी तो लास्ट में यही बोल के गए थे ना, व्हाट यू थिंक यू बिकम। वाह, वेरी गुड ताली हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये बात हो गई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गौतम बुद्ध की बात कोई नहीं कर रहा है। आप एकदम सही बोल रही हो, और इत्तेफाक से आज ही मैंने इस कोटेशन को देखा है कि गौतम बुद्ध से, तब मैं सोच रहा था इस बात को, और मुझे ये नहीं पता था कि देखो कैसे कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। सेम वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। तो आप जो भी चाहते हो ना, इसलिए मैंने कहा जो बिलीव आप करते हो ना, जो आपकी चाहत होती है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो होता क्या है, ये पूरे तौर पे साइंटिफिक है। कुछ लोगों को अभी भी इमेजिनरी लगता है, क्योंकि आप ज्यादातर लोग इस पे रिसर्च नहीं किया या मेहनत नहीं किया हुआ है। हमारी जो फ्रीक्वेंसी इन्वायरमेंट के फ्रीक्वेंसी से मिलती है कि इसको क्या चाहिए। अच्छा, आप आए हो, आप क्या है, एनर्जी है पूरी तौर पे। हम पूरे तौर पे एनर्जी काम कर रहा है। हमारी आवाज एनर्जी है, हम जो देख रहे हैं वो एनर्जी है, हम जो सुन रहे हैं वो एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, वो तो पढ़ते भी है। ठीक है, जो वीडियोस देख रहे हो वो सब एनर्जी है, दुनिया की हर चीज एनर्जी है। सारे मैटर को चेंज कर दो, एनर्जी है। अब एनर्जी का अपना एक वाइब्रेशन होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी किसी की सोच से मिलती है, कहीं कोई घटना कुछ भी, तो वो चीजें होती है। जब आप सोचते हो कि यार किसी को याद करते हो, वो मिल जाता है कई बार, और कई बार आप ना किसी घटना के बारे में सोचते हो वो घटना हो जाती है। ऐसा इत्तेफाक होता है। कई बार सोचा कि यार पता नहीं, मतलब कुछ ऐसा दिमाग में कुछ गलत ख्याल आ गया कि ये बुड्ढा कितना दिन से जिंदा है, तुमने ये सब धोखे से निकल गया और उसकी मृत्यु आज ही हो गई, और मैंने कि ये क्यों बोला। कई बार बोलते हैं ना, भगवान जो है ना शब्दों को भी ले लेता है। तो ये सारी चीजें फ्रीक्वेंसी का गेम है, ये सब चीजें। तो बहरहाल, और कोई क्वेश्चन कैरियर से रिलेटेड, कोई बात प्लीज आप। कॉन्फिडेंस की हम बात कर, कॉन्फिडेंस आप में से किसको लगता है कि कॉन्फिडेंस बिलो है? क्या क्या तरीका हो सकता है, कैसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए? क्योंकि ये आपका शिक्षा का समझो कि आखिरी पड़ाव है औपचारिक शिक्षा में। ऐसे तो आप पूरी जिंदगी सीखते रहो, यहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है।
तो आप में से कितने को लगता है कि जो कॉन्फिडेंस मेरे पास होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको कैसे इंप्रूव किया जाए? या आपको है तो मैं पूछूंगा आगे कि कैसे है। तो आप में से कोई बताइए। हाँ बताओ, कॉन्फिडेंस आपका ढीलो है या ठीक है? क्या मामला है आपका कॉन्फिडेंस को लेकर के? सर अभी तक लगता था कि है, हाँ, मतलब कल मैंने पढ़ाया था वहां पे तो लग रहा था कि है, अब आज आप बैठे हुए थे तो लग रहा था कि कम है। वाह, बहुत हनी इफेक्ट आ गया ना कि तो हाँ कॉन्फिडेंस यहाँ पे रिलेटिव हो गया, थोड़ा यस सर, सिचुएशन Yes, sir. बेस्ड हो गया। बड़ा खतरनाक है मामला। कॉन्फिडेंस रिलेटिव है। एक्चुअली क्या है, ये इमेज का गेम है। मैंने सबसे पहले आपको कहा आने में अपनी इमेज को हाई रखो, इमेज का गेम है। जब आपने अपने मन में शाहरुख खान को बैठा रखा है, अब बड़ी बड़ी तस्वीर उसकी दिख रही है अमिताभ बच्चन की, जैसे मैं बोलता हूँ अमिताभ बच्चन तो आपको दिख रहा है ना कौन बने करोड़पति, और जैसे मैं बोलता हूँ आप अपने आप को देखो तो वो कहीं नहीं दिखता है। समझ रहे बात को? तो जब तुम अमिताभ के सामने जाओगे तो तुम छोटे हो जाओगे। खेल समझो, इमेजिनेशन का। इसीलिए बड़े बड़े लोग दुनिया के साइंटिस्ट इमेजिनेशन किया करते थे। ये भी रियलिस्टिक है, इसमें कोई भी असत नहीं है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उनको नहीं समझ में आता है। ये रियल गेम है, विजुअलाइजेशन। और जो इमेज आप करते हो इसकी प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूं। तो चूंकि आपने हमको अपने से बड़ा बनाया हुआ है, ठीक है, सर हैं भाई, तो जैसे आप मेरे सामने आए तो वो कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा, लेकिन जैसे हम अपने इमेज में ये बनाएंगे, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ड्राइव करेंगे कि बेटा इज्जत तो अपनी जगह पे है, ये बोलो सोचो और बताओ। साइकोलॉजी के आप भी हैं। और जब सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हमारी इमेज भी कम नहीं है, हमारी इमेज किसी से कम नहीं है, हम अपनी बात भी खुल के रख सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि आज जब मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूं और ये बातें कर रहा हूं, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं, जबकि मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट। तो मेरा मामला ये है कि मेरे साथ में कोई भी आ जाए, चाहे वाइस चांसलर आ जाए, चाहे उच्च शिक्षा मंत्री आ जाए, तो भी मेरे जेस्चर में, बॉडी लैंग्वेज में, ऐसे करने में कोई टेंशन, ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा क्यों होता है? सेल्फ बिलीव एंड इमेजिनेशन। अपनी इमेज में अपने आप को, अपनी नई इमेज क्रिएट करो। नई इमेज कैसे क्रिएट करना है? कैन एनीवन टेल मी? थोड़ा ये माइंड साइंस है ये, और यही काम करता है सक्सेस के लिए। कितने लोगों को बिलीव है कि ये काम करता है सक्सेस के लिए? प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोगों को ये बिलीव है कि ये चीज जो मैं बोल रहा हूं वो सक्सेस में काम करता है? मोस्टली 90%। बहुत बेहतरीन। इस पे आप लोगों को वर्क करना है, क्योंकि आज आप जिस जमाने में जी रहे हो वो चैट जीपीटी से भी एक कदम आगे हो गया। ठीक है, हम लोग आगे प्रोसीड कर गए। आपको जिस जमाने में हम लोग नहीं जानते थे तो नहीं जानते थे, लेकिन उसी वक्त में आपको मैं ये बताऊं 100 साल पहले, और गौतम बुद्ध ने तो हजारों साल पहले बता दिया था सारी बात। ऐसे ही नहीं ईश्वरीय शक्ति मिली थी। और इन लोगों को, जो फोर्ड ने गाड़ी का आविष्कार किया, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, ये सब इसी थ्योरी पे आविष्कार किया। आविष्कार करने से पहले दिमाग में आता था ये चीज होगा, हो सकता है, करो, बल्ब जलेगा। किसी को बोलता बल्ब, तो बोलता बल्ब क्या होता है, तो पता ही नहीं था। वो तो उस समय लालटेन, लैंप ये था। अगर किसी को बोलता है मैं एक बल्ब का आविष्कार कर रहा हूं, वो तो बल्ब ही नहीं समझता, क्योंकि ये तो सिर्फ एडिसन समझ रहा था कि क्या होता है। और चैट जीपीटी के बारे में, कोई चैट जीपीटी से पहले तो सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा है ना, किसके, जो बना रहा है। फोर्ड के दिमाग में था कि गाड़ी, फोर्ड ने कह दिया कि मैं ये बैलगाड़ी के स्थान पे गाड़ियां बदल दूंगा। गाड़ी जो मोटर से चलेगी उसमें बैलगाड़ी नहीं होगी।
घोड़े से नहीं चलेंगे। लोग ताज्जुब कर रहे थे यार बैल बैल बदल करके घोड़ा कर दो, ये बात तो दिमाग में लगती है लेकिन बिना बैल और घोड़ा के गाड़ी चलेगी, ये तो बिलीवेबल नहीं है। तो हेनरी फोर्ड ने क्या कहा, इफ यू बिलीव यू कैन, इफ यू बिलीव यू कैन नॉट, आइदर वे यू आर करेक्ट। अगर तुम ये सोचते हो कि ये हो सकता है और ये सोचते हो कि ये नहीं हो सकता है, दोनों सही है। तुम जो सोचते हो वही होगा। एक लड़का है, एक आदमी है, बोल रहा है कि मैं पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ, एक बोलता है नहीं चढ़ सकता है। कौन सही है? दोनों सही है। जो बोलता है चढ़ सकता है वो चढ़ गया, और जो बोलता है नहीं चढ़ सकता है वो नहीं चढ़ेगा। क्योंकि अब ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, एक मिनट में मैं समझा दूं। जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ड्राइव दे देते हो, सबकॉन्शियस माइंड आसानी से, सबकॉन्शियस माइंड बेवकूफ है, उसको दिक्कत नहीं है। पर ये जो सामने बैठा हुआ है ना तुम्हारे कॉन्शियस माइंड, वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बैरियर है। वही कहता है ये नहीं होगा क्योंकि ये तो बहुत टफ है। ये कौन बोलता है? सबकॉन्शियस माइंड नहीं बोलता। अगर समझाने में कामयाब हो गए, क्योंकि जल्दी समझता नहीं है, समझाना ही तो मुश्किल है, सबकॉन्शियस माइंड तुमसे काम करवा लेगा। सबकॉन्शियस माइंड काम तुम नहीं करते हो, 90% काम सबकॉन्शियस माइंड कराता है। यही बात तो लोगों को नहीं समझ में आती कि सभी जानते हैं कि सक्सेस होना चाहिए, मेडिकल की तैयारी करो, आईएएस की तैयारी करो, हो जाना चाहिए, फिर भी क्यों नहीं होते? सभी जानते हैं सिगरेट गलत चीज है, फिर भी क्यों पीते? क्यों? वो समाप्त करना चाहते हैं, फिर भी नहीं होता है उनसे। मन को समझा ही नहीं पाते। कौन से मन को? बहुत बेहतरीन। क्या नाम बताया आपने? ज्योति। ज्योति, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। सबकॉन्शियस खेल को समझो। सिगरेट पीने वाला क्या चाहता है? मन से चाहता है कि सिगरेट नहीं पिए, दिल से चाहता है यार आज से छोड़ दूंगा। सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी फोटोग्राफ है, वीडियो है, ऑडियो है, क्या चल रहा है? सिगरेट पीने की। अब वो किसी काम में इंगेज हो गया, उसने जो कहा कि सिगरेट नहीं पीऊंगा, उसने किसको कहा? कॉन्शियस माइंड को कहा। सबकॉन्शियस माइंड ने इसको अलाउड नहीं किया। क्योंकि उसके फोटोग्राफ क्या थे? उसके फोटोग्राफ यहाँ पे चिपके हुए हैं, ऑडियो भी, वीडियो भी। चल भाई चल ठीक है। और वो ऑडियो यहाँ, और जैसे वो कुछ काम करता है, एंगेज हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेशन में चला जाता है। एम आई राइट? और फिर जब वो सिगरेट पी लेता है, आधा पीता है, तो बोलता है कि अरे मैंने तो प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं पीऊंगा। समझ पा रहे? कोई नहीं चाहता है कि घर में हिंसा करें, झगड़ा करें। वो पति पत्नी जो झगड़ा करते हैं, वो भी थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपस में क्या होता है ना, कुछ बातों के लिए लड़ाइयाँ हो जाती है, कुछ बातें हो जाती है आप लोगों की, हम लोगों की। कॉलेज में बच्चे आते हैं, लड़ते हैं, आप सब दोस्तों में होती है ना, और एक हफ्ता बात नहीं करते। कितना भाई, ये बहुत ठीक नहीं है। एक हफ्ते के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, सारी बात डाइल्यूट हो जाती है। चल बहन मोमो खाने यार, एक हफ्ते बर्बाद क्यों किए? मेरी बात समझ पा रहे हो? तुमने तो अपना एक हफ्ता बर्बाद, जब चल बहन बोलना था एक हफ्ते के बाद, तो अभी बोल दे। तो तुमने टाइम को बर्बाद किया ना। ये कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, और ऑटोमेशन में वो था कि वो तो तुम्हारी दोस्त थी ही, और उसको फिर तो ये सारी चीजें जब तक इस मैकेनिज्म को हमने, सक्सेस भी कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द, क्योंकि जब सक्सेस का आपके पास जो मैकेनिज्म है, पूरी जो ऑटोमेशन है, इसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ही नहीं बनी है, पटरी ही नहीं बनी है। अब तुम चले पटरी पे गाड़ी दौड़ाने, जब पटरी नहीं है, थोड़ी बनी, तो कितनी दूर चलेगी? अरे मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। मैंने पापा से बहुत सारी किताबें ले ली, जो नए यंग बच्चे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सूट सिलवा लिए हैं आईएएस कैसे पहनते हैं और टेबल ले लिया है, लैंप ले लिया है, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत मजा आ रहा है। आईएएस की तैयारी करेंगे बहुत अच्छे शानदार तरीके से। कुछ हॉर्लिक्स वगैरह भी ले लिया, फ्रूट वगैरह भी। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई हल्की बात है?
पूरा मील्स पे पूरा फोकस है। लेकिन अब भाई तैयार होकर के जूस उस पी के बैठे पढ़ने के लिए, आधा घंटे में रमेश का फोन आ गया, बैडमिंटन खेलने नहीं चलोगे? चलो, सारी तैयारी। क्यों? यहां पे तैयारी नहीं हुई थी, सबसे पहले आपको सबकॉन्शियस लेवल पे तैयार होना। तो क्रिएट योर इमेज, क्रिएट योर, अपनी इमेज बनाओ। होता क्या है, आप अच्छे से आप मॉल में जाते हो, दून वाले मॉल में तो गए होंगे ना, ये कहीं भी जाते, सीढ़ी इतनी ऊंची होती है, वहां पे जाकर के आपको डर लगता है। डर क्यों लगता है पता है आपको? क्योंकि आपने अपने माइंड में डर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में। मैंने इस चीज को टेस्ट किया पूरा, मैंने कहा यार एक बार मैं इसको ट्राई करता हूं, मुझे डर लगता है, सही बात है। मैंने इस पे प्रैक्टिस किया, फ्रैंकली बता रहा हूं। तो मैंने कहा कि डर तो लगता है, क्योंकि लगता है कि गिर जाएंगे। तो उसमें क्या होता है ना, आप अपने आप को गिरते हुए देखते हो इमेजिनेशन में, वो तुरंत फ्लैश आता है, अपने आप को गिरते हुए देखते हो, अरे आया गया। तो मैंने कहा कि अब डर वर नहीं लगता मुझे, मैं अपने आप को गिरते हुआ नहीं देखता हूं। तो बहुत आराम से, बहुत ऊंचाई से उतर रहा हूं, चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ये जो डर का गेम है ना, इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये सबसे मोस्ट साइंटिफिक एंड मोस्ट एडवांस एक्सप्लेनेशन। समझ रहे बात को? तो हमने कॉन्फिडेंस लेवल को भी रिप्रेजेंट कैसे किया हुआ है अपने आप को। जब आपका इंटरव्यू होता है, आप में से बहुत सारे लोगों को, सभी को इंटरव्यू देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का और डिफरेंट एग्जाम का। तो हमने पहले से ही अपने मन में फोबिया बैठा रखा है, पहले से ही हमने अपने आप में फियर बैठा रखा है। समझ रहे? पहले ही हमने रिप्लेस कर दिया है कॉन्फिडेंस को। आपको कॉन्फिडेंस को रिप्लेस करना होगा फोबिया से, आज से। कैसे? मैं थोड़ा टेक्निक बताता हूं। आप अपने दिमाग को कहो कि अब मेरा जब इंटरव्यू होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो मुझे बहुत मजा आने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि मैं जाऊंगा बहुत अच्छे से जवाब दूंगा, जो आता है जवाब दूंगा, जो नहीं आता है कोई बात नहीं, डरने की इसमें कोई बात नहीं है। आएगा तो जवाब देंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे बार बार, तो आप ऐसे ही हो जाओगे, फिर आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली और ये चीजें काम करती है। ये मैं आपको एक्सपीरियंस बेस्ड बता रहा हूं, क्योंकि मैं मतलब एक ऐसा व्यक्ति रहा हूं जो कि अपना नाम भी नहीं बता पाता था। समझ रहे? और अब हमें कोई दिक्कत, तो रिप्रेजेंट आप अपने आप को कैसे करते हो पब्लिक में, अपनी नजर में, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट होता है। तो एटलीस्ट रिजल्ट जो आएगा, कम से कम कॉन्फिडेंट में तो रहें, होना नहीं है उससे पहले डरे हुए हैं। मैं इंटरव्यू में गया था और आया तो वहां पे बहुत सारी मैडम वगैरह थी, रोटी रोटी इंटरव्यू से वापस आ रही थी। हम बोले ये क्या हो रहा है? तो सब रो के भी बहुत सारे आते हैं इंटरव्यू से वापस। सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं पहली बार देखा, और वो मैडम है जो कॉलेज में पढ़ा रही थी पहले एडहॉक पे, मैं इलाहाबाद गया था, इलाहाबाद उच्च शिक्षा में, तो देखा 2-3 मैडम रो रही है आकर के। और उस मैच के में मैं तो अपना बिंदास, बहुत मजा आया मुझे, सभी हंस रहे हैं हमारी बात से। मैं आज जैसा हूं, इससे मैं बहुत ज्यादा, तब तुम कह सकते हो फन नहीं था उनसे बात करने में, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा। वो सब हंसते थे कि ये लड़का गजब है। मैं जवाब भी देता था, उनको हंसाता भी था साथ साथ में, उनको बहुत मजा आता था। मेरा इंटरव्यू आधा घंटा चला, बाकी का 5 मिनट 7 मिनट आधा घंटा, लेकिन वहां उनकी क्या मजबूरी थी भाई, पैसे से सिलेक्शन करते हैं। मुझे तो था यकीन कि मेरा तो होना है। समझ रहे बात को? सारे और सबने मुझे कहा कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन, सब चीज ठीक है। तो कहने का मतलब हमने रिप्रेजेंट किया हुआ था अपने आप को कि हम डरते नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस में रहना है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें। कोई सवाल?